नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, राजस्थान भूगोल में हम पढ़ रहे थे राजस्थान का जलवायु प्रदेश। और राजस्थान के जलवायु की हम बात करें तो यहाँ अपने पहला जो भाग था उसमें राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण वगैरह देखा था हम लोगों ने। और आज हम लोग राजस्थान की जलवायु का जो व्यक्तिगत वर्गीकरण है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो व्यक्तिगत वर्गीकरण है उस व्यक्तिगत वर्गीकरण में सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो आपके कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। सबसे पहला जो आपका है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। अब कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की मैं बात करूं अगर, तो कोपेन कौन था, इनके बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी पहले कोपेन महोदय के बारे में ले लेते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको कहा था अपने एक भोमिया जी है कोपेन बाबा जी, ठीक है, अपने याद रखना कोपेन बाबा है, ठीक है। और कोपेन बाबा के बारे में देखें सबसे पहले तो भाई कौन थे कोपेन बाबा। तो सबसे पहले इनका पूरा नाम देखते हैं। जैसे अपने कोई बाप जी होते हैं उनका पूरा नाम क्या है, तो सबसे पहले इनका पूरा नाम है डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन, ठीक है। अब इनके बारे में और चीज देखते हैं डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के बारे में। ये कहां के थे, ये मूल रूप से रूस के थे। तो मूल रूप या फिर कह सकते हैं शॉर्ट में कि रूसी मूल। जैसे कोई भारतवासी, जैसे अभी ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो अपने भारत मूल के बताते हैं, भारतीय मूल के। रूसी मूल के जर्मन भूगोलवेता, ये लेकिन इस जर्मनी देश से संबंध रखते हैं। तो ये मुख्य रूप से अपने क्वेश्चन पूछे जाएगा कि डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन कहां से संबंधित थे। तो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन जर्मनी से थे। चलो बाप जी के बारे में और देख लेते हैं कि बाप जी का जन्म कब हुआ। तो इन बाबा जी का जो जन्म है वो आपके है 1846 में हुआ था, ठीक है। 1846 में क्या हुआ था उनका जन्म, और इनकी जो मृत्यु है वो 1940 में है। 1940 में ये बाबा जी स्वर्गलोक सिधार गए थे, उसके बाद में ये बाप जी बने थे, ठीक है। तो 1846 में इनका जन्म हुआ था और 1940 में इनकी मृत्यु हुई थी। फिर वापस अपने देखते हैं इन्होंने क्या क्या काम किया। तो भाई इन्होंने क्या किया, समस्त विश्व की जलवायु को, समस्त विश्व की जलवायु को 5 प्रमुख तथा 30 गौण भागों में विभाजित किया। यानी कि समस्त विश्व की जलवायु को डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने 5 मुख्य तथा 30 गौण भागों में बांटा था, ठीक है। फिर अपने काम की क्या चीज है, और इनके वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यानी कि इनका जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था इन्होंने, इन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु है। तो मित्रों इनके वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और ये माफ कीजिएगा, इनके वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इनके वर्गीकरण के अनुसार कितने प्रकार की पाई जाती है, माफ कीजिएगा, 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और ये 4 कौन कौन सी है, तो 4 में BWHW, BSHW, CWG और AW, ये वाला एक ही है, ठीक है। यहाँ पर भी आपके AW, ये एक ही लिखा हुआ AW यहाँ और AW भी यहाँ पर है। तो इस प्रकार अपने ये 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। लेकिन इससे पहले हम इनके बारे में चर्चा करेंगे एक एक, और यहाँ इस हर एक अक्षर का सांकेतिक मतलब है, ये 7 कुल सांकेतिक अक्षर दिए गए हैं, उनका क्या अर्थ निकलता है इनके बारे में भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा वर्ल्ड को लेकर के देखते हैं कि वर्ल्ड में इनका प्रभाव क्या क्या रहता है। तो इन्हें समस्त विश्व की जलवायु को कितने भागों में बांटा,
अगर विश्व की बात करें, प्रमुख कितने थे? 5 भाग थे। और ये 5 कौन कौन से भाग हैं? तो 5 जो भाग इन्होंने दिए थे, 5 भाग ये दिए थे, ए बी सी डी और ई। ठीक है, इन्होंने 5 भाग ये बताए थे, ए बी सी डी ई, 5 ये भाग बताए। और इनके अनुसार सांकेतिक अक्षर क्या क्या निकलते हैं, एक एक करके देखते हैं। चलिए, अब जो समस्त विश्व है, समस्त विश्व में देखते हैं कि अपने 5 जो बंदे ने 5 नाम दिए थे उनके क्या क्या अर्थ निकलते हैं, एक एक करके इनके बारे में देखते हैं मित्रों। तो इसका बीचों बीच वाला भाग यहां से लेता हूं मैं। यहां पे मैंने एक लाइन खींची और ये जो लाइन है ये वाली अपनी है कौन सी? भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, ये वाली है आपकी कर्क रेखा और ये वाली है आपकी मकर रेखा। ठीक है, और उसके बाद आपकी मैं अगर बात करूँ लाइन की, तो ये वाली आपके 67.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा और ये 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो मित्रों, अब इनके मैं नाम इंगित कर रहा हूँ यहाँ पे। ये है आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और ये आपकी है कर्क रेखा, जिसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। ये है मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न लाइन, जिसे हम 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। ये है आपकी 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, मतलब उत्तरी उपध्रुव वृत्त या रेखा। और ये आपकी रहेगी 67.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, दक्षिणी उपध्रुव रेखा। और यहाँ पे आपके 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये वाला, और ये वाला आपके 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। अब ये जो अपने प्रमुख अक्षांश है, अब इनके बारे में एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, अब अपने देखते हैं यहाँ पे जो 5 सांकेतिक अक्षर दिए हैं, ए बी सी डी ई, ये कहाँ से कहाँ तक है। जो ए है, अब इनका एक एक अर्थ क्या निकलता है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। जो ए है आपका कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक का जो क्षेत्र है वो ए है। ठीक है, मैं एक साइड का ले रहा हूं, चाहे ऊपर का ले लूं, चाहे उत्तरी गोलार्ध का लूं, चाहे दक्षिणी गोलार्ध का लूं। मैं उत्तरी गोलार्ध में आपको बता रहा हूं। और जो बी है, वो बी आपका मतलब 67.5 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री तक का जो क्षेत्र है वो वाला आपका बी के अंतर्गत आता है। और जो सी है आपका, जो सी वाला जो क्षेत्र है वो अपना 23.5 डिग्री, चाहे उत्तर ले लो चाहे दक्षिण ले लो, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का क्षेत्र सी, यानी कि दक्षिण में भी मैं बात करूं तो दक्षिण में भी अपना यही रहेगा, यानी कि इसके बीच का जो क्षेत्र है वो वाला कौन सा रहेगा? सी रहेगा। ठीक है, इसको वापस मैं अनडू कर रहा हूं। चलिए, जो अपना डी रहेगा, अब डी के लिए इन्होंने क्या इंगित किया, तो डी यानी कि इसके आसपास वाला जो क्षेत्र है वो डी रहेगा। ठीक है, उत्तरी जो अपना उपध्रुव वाली जो जलवायु है वो डी रहेगी। और जो इसके ध्रुवों के जस्ट पास में जो जलवायु पाई जाएगी वो वाली आपके कौन सी रहेगी, तो यहाँ पे जो जलवायु रहेगी वो ई प्रकार की रहेगी। इस प्रकार उन्होंने जो 5 शब्द दिए हैं, ए बी सी डी ई, यानी कि जो कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो ए के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यानी कि अपना ये जो कौन सा क्षेत्र हो गया, ये हो गया आपका कौन सा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और फिर वापस इसके अंतर्गत यानी कि अपने 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है वो बी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यानी कि इसमें अपना आधा भाग तो उष्णकटिबंध का और आधा भाग शीतोष्ण कटिबंध का, ये दोनों भागों को सम्मिलित किया है। और जो सी है वो सी आपके यहां जो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है उस शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र को इंगित कर रहा है सी। और जो डी है आपका वो उपध्रुवीय प्रकार की जलवायु को इंगित कर रहा है। और जो आपका ई है वो ध्रुवीय प्रकार की जलवायु को इंगित कर रहा है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको फोटो या आप खींच सकते हो या फिर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। अब इनका एक एक का अर्थ देख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं, यहां पे एक एक का अर्थ बता देता हूं। चलिए,
तो मित्रों इनका एक एक का अर्थ देखते हैं। अब ए जब भी आएगा वो अति आर्द्र जलवायु को इंगित करेगा कोपेन के अनुसार, और कोपेन ने बी जो अक्षर है उसका प्रयोग किया है उप आर्द्र के लिए, और जो सी प्रयोग किया है शीतोष्ण जलवायु के लिए प्रयोग किया है, जो डी प्रयोग किया है अल्प ध्रुवीय के लिए, और जो एक का प्रयोग किया है वो ध्रुवीय प्रकार की जलवायु को इंगित करने के लिए किया है। तो इस प्रकार राजस्थान में कितने सांकेतिक अक्षरों का प्रयोग हुआ, यह क्वेश्चन भी पूछा गया। यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? पहला क्वेश्चन, कोपेन ने समस्त विश्व की जलवायु को कितने भागों में बांटा? 5। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कोपेन ने समस्त विश्व की जलवायु को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा? 5। तीसरा क्वेश्चन, गौण कितने भागों में बांटा? 30। कितने भागों में? 30 गौण भागों में या उप क्षेत्रों में बांटा। चौथा क्वेश्चन, कोपेन ने इन सांकेतिक अक्षरों को लेकर प्रयोग कर सकते हैं। कोपेन ने अति आर्द्र के लिए किसका प्रयोग किया, उप आर्द्र के लिए किसका, शीतोष्ण, अल्प ध्रुवीय, ध्रुवीय किसका? ये पांचों इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैचिंग वाला क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से। अगला क्वेश्चन, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में कितने प्रमुख सांकेतिक अक्षरों का प्रयोग हुआ है? तो कोपेन के जो 5 थे, इन पांचों में से कितने सांकेतिक अक्षर राजस्थान में मिलेंगे आपको? तो आप ये लोग अभी देखोगे आप, तो कौन कौन से मिले हैं, तो इनमें आप देखोगे कि जो ए है वो भी देखोगे आप, बी भी देखोगे और सी भी देखोगे। लेकिन राजस्थान में अल्प ध्रुवीय और ध्रुवीय प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है मित्रों। तो इस प्रकार राजस्थान में 1, 2 और 3 इस प्रकार ए, बी और सी इन 3 सांकेतिक अक्षरों का प्रयोग किया गया है। चलिए अब अपने थोड़ी कोपेन की और जानकारी है, इस कोपेन के बारे में और देखें अपने, या उससे पहले जो कोपेन महोदय हैं, कोपेन महोदय ने अपने राजस्थान में 4 भागों में बांटा था राजस्थान की जलवायु को, और ये 4 भाग कौन कौन से हैं, तो इन चारों भागों के बारे में एक एक करके अभी अपने देखते हैं। चारों भागों के बारे में एक एक करके यहां से देख लेते हैं। चलिए, तो कोपेन के अनुसार राजस्थान में, कोपेन का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था उसके अनुसार राजस्थान में 4 भाग पाए जाते हैं, और 4 भाग में पहला जो भाग है वो है आपका, उसके लिए प्रयोग किया है कोपेन ने कहा था कि भाई राजस्थान में BWH का प्रयोग किया गया। ठीक है। दूसरा है वो BSHW का प्रयोग किया, तीसरा अपना उसने CWG और चौथा AW का प्रयोग किया। ये 4 सांकेतिक अक्षरों का प्रयोग किया था। और ये BWHW ये कहाँ पाई जाती है, BSHW कहाँ पाया जाता है, CWG कहाँ पे और AW कहाँ पे, हम इनके बारे में अब एक एक करके अपने देखते हैं। अब उससे पहले मैं आपको कोपेन की थोड़ी और सामान्य जानकारी बता देता हूं कि जो कोपेन महोदय हैं उन कोपेन की और बात करें तो ये जो कोपेन है, अब इस कोपेन की मैंने सारी बातें बता दी आपको कि कोपेन इनका पूरा रूसी मूल के जर्मन भूगोलवेता है डॉक्टर व्लादिमीर पीटर कोपेन, और इनका सबसे पहले इन्होंने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था कोपेन ने, तो सबसे पहले कोपेन ने प्रस्तुत कब किया था इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो प्रस्तुत पहली बार इन्होंने जब प्रस्तुत किया वो प्रस्तुत किया था सन 1900 में। ठीक है। और सेकंड टाइम जो इन्होंने प्रस्तुत किया था वो प्रस्तुत किया था 1918 में प्रस्तुत किया था। 18 से लेकर के 36 के बीच में इन्होंने प्रयास किया था, और 1940 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। 1940 में क्या हो जाती है, कोपेन साहब की मृत्यु हो जाती है, यानी कि बाबा चले जाते हैं, बाप जी ऊपर चले जाते हैं। लेकिन बाप जी गए तो बाप जी के चेले खूब बैठे हैं। भाई जैसे मान लो कोई भी अपने मंदिर में महंत बाप जी होते हैं तो बाप जी के चेले खूब है, चेले चपाटे। तो इनके भी 2 चेले थे, एक का नाम था गीगर और एक का नाम था पोल। तो बाप जी है तो बाप जी ने अपने चेले भी थे बाप जी के। जो तीसरा वर्गीकरण है कोपेन बाप जी का, तो वो प्रस्तुत किया था अपने 1956 में। कब प्रस्तुत किया था, 1956 में। और 1956 में किसने प्रस्तुत किया था, तो मित्रों 1956 में इनके जो 2 चेले थे उन चेलों का नाम था अपना गीगर और पोल। उन चेलों का क्या नाम था, गीगर और पोल, गीगर और पोल। तो गीगर और पोल ने प्रस्तुत किया था 1953, माफ कीजिए, और 1953 में प्रस्तुत किया था गीगर पोल ने। और इनका जो फाइनल जो अंतिम जो प्रस्तुत किया गया था वो गीगर पोल के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। इसलिए इस पूरे जो वर्गीकरण है तीसरा, इसलिए इसे कोपेन गीगर पोल का वर्गीकरण भी कहा जाता है। कोपेन गीगर पोल का वर्गीकरण भी कहा जाता है इसे,
यानी कि सबसे हम लोग जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं हम इसे पढ़ रहे हैं। और ये वाला क्या है, अंतिम संशोधित वर्गीकरण है। ये वाला जो वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं ये वाला अंतिम संशोधित वर्गीकरण है, कोपेन का द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है। और इसके अनुसार जो राजस्थान में है वो 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके अनुसार कितने प्रकार की, 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और 4 प्रकार में कौन कौन से हैं, तो 4 प्रकार में ये जो आपको क्षेत्र नजर आ रहा है, यहाँ पे जो गहरे पीले रंग का ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है, इसमें आपके जो जलवायु पाई जाती है वो वाली जलवायु, माफ कीजिए थोड़ा सा, गहरे रंग का जो क्षेत्र नजर आ रहा है ये वाला, इसमें जो जलवायु है BWHW है। और आपको ये हल्के मेहंदी कलर का जो रंग नजर आ रहा है ये वाला आपका है BSHW। और आपको ये जो इस साइड ये जो नजर आ रहा है ये वाला पिंक कलर वाला, ये आपके हैं CWG और आपका ये वाला AW। ठीक है, इस प्रकार अपने ये चारों क्षेत्र हैं। तो सामान्य जानकारी की मैं और बात करूं तो कोपेन के दौरान विश्व जलवायु को वर्गीकरण जर्मन भाषा में यानी कि 5 प्रमुख क्षेत्रों में ABCDE तथा 30 गौण क्षेत्रों में। अब ये 30 गौण कौन कौन से हैं, तो 30 गौण में AF है, AM है, AW है, BWH है, BWK है, BS, यानी कि ये वाले हैं। अब इनके अनुसार अपने काम की चीज क्या है, अपने काम की सिर्फ इतनी चीज है। इनमें से 4 प्रकार के जलवायु प्रदेश राजस्थान में पाए जाते हैं, बस। पहली काम की चीज, समस्त विश्व की जलवायु 5 भाग, राजस्थान के अनुसार कितने, 4 भाग। ठीक है, गौण प्रदेश कितने कोपेन के, तो 30 भाग, बस काम की इतनी ही चीज है। अब ये 30 कौन कौन से हैं, अब इसमें जो प्रमुख इनका जो आधार था वो मैं पहले ही बता चुका हूं खूब बार कि वनस्पति रेखा है। तो वैश्विक ताप कटिबंधों का निर्धारण भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और अन्य व्रत रेखाएं करती है। कर्क रेखा ये वाला मैंने बता दिया, राजस्थान में ताप कटिबंध है। ठीक है, अब एक एक करके अपने इनको लेते हैं, कोपेन भाई साहब को पढ़ते हैं। तो इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं मैं, और या फिर आप लोग इसको नोट कर लो, मैं पिछली एक स्लाइड दे लेता हूं। चलिए अब इसके बारे में अपने देखते हैं। अब अपने इनके बारे में देखें तो इसको मेरे को थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, इस वाले को। चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम ही कर देता हूं, छोड़ो। चलिए अब अपने इसमें देख लेते हैं, आगे का जो है इसके अंदर ही देख लेते हैं। अब इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं एक एक करके देख लेता हूं। मैं आपको थोड़े जिले बता देता हूं कौन कौन से जिलों के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, अब इन जिलों की मैं बात करूं यहाँ पे, तो सबसे पहले अपना ये जो जलवायु प्रदेश है इसमें यहाँ पे अपना ये जो ये आपको रिंग नजर आ रहा है ये वाला आपके हैं, ये वाला आपके हैं BWHW, यानी कि यहाँ पे थोड़ा W बड़ा है। और यहाँ पे जो नजर आ रहा है आपको वो है BSHW, ये वाला है आपका CWG और ये वाला है आपका AW, ये वाला आपके AW। ये जो 4 प्रकार बताए थे कोपेन महोदय ने, और ये 4 प्रकार हैं, तो इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं अब इनके बारे में भी एक एक करके देखते हैं। यानी कि इनमें BWHW में कौन कौन सा क्षेत्र आएगा, तो मित्रों BWHW के अंदर आपका एक क्षेत्र आएगा, उसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं भाई शुष्क मरुस्थल। क्या कहेंगे, शुष्क मरुस्थल। और भी इसकी खूब सारी विशेषताएं हैं, मैं पर्टिकुलर एक एक करके सभी को लूंगा। और शुष्क मरुस्थल के साथ इसके अंदर आपका एक आ जाएगा घग्गर बेसिन। कौन सा बेसिन आ जाएगा, घग्गर वाला। अब इसके अंदर BSHW में क्या आएगा, तो इसके अंदर आपके आ जाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। और इसमें से अर्ध शुष्क मरुस्थल में से क्या निकाल देंगे, घग्गर बेसिन को निकाल देंगे, तो पीछे का जो अर्ध शुष्क मरुस्थल बचेगा जिसके अंदर 3 प्रदेश बचते हैं। कौन कौन से, लूणी बेसिन, नागौर उच्च भूमि और शेखावाटी अंतःप्रवाही क्षेत्र, ये इसमें आ जाएगा। इसमें आपका कौन सा आ जाएगा, तो इसके अंदर आपका जो बीच वाला भाग है यानी कि अपने अलवर, भरतपुर, यानी कि कह सकते हैं ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी। ठीक है, और इसमें आपके आ जाएगा चित्तौड़, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, और आपके आ गया चित्तौड़। चित्तौड़ के अलावा इसमें आपके आ गया D से डूंगरपुर वाला आ गया। ठीक है, इसमें ये वाला पोर्शन आ गया। और इसके अंदर क्या आएगा, तो और इसके अंदर आपके आ जाएगा सिरोही आ जाएगा, टोंक आ जाएगा, उदयपुर आ जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर आपके राजसमंद आ जाएगा। और इसमें क्या आ जाएगा, और इसके अंदर आपके जयपुर वाला जो प्रदेश है ये वाला आ जाएगा। यानी कि अपने ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और ABB यानी कि इसमें आ जाएगा अपने अजमेर, B से भीलवाड़ा हो गया, B से बूंदी हो गया, C से चित्तौड़ हो गया, D से डूंगरपुर हो गया। और RSTU ये 4 क्रम के अनुसार है, राजसमंद, सिरोही, टोंक, उदयपुर।
और जयपुर, इसमें ये वाला आ गया। फिर अपने देखते हैं AW, AW यानी कि अति आदर जो क्षेत्र है, ये अति आदर क्षेत्र है। इसमें अपने अति आदर क्षेत्र में झालावाड़ वाला और बांसवाड़ा वाला भाग ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसमें अपने दो आ जाएंगे, झालावाड़ प्लस बांसवाड़ा, झालावाड़ जो बांसवाड़ा वाला भाग है ये वाले झालावाड़, या फिर इसका ये वाला जो भाग है कोटा वाला जो थोड़ा बहुत इसमें ये भी आ जाएगा, अपने हाड़ौती वाला प्रदेश इसके अंदर सम्मिलित हो जाएगा। तो अब अपने एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। तो सामान्य सी बात यही है, कोपेन ने समस्त विश्व को 5 भागों में बांटा और कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। 4 प्रकार की कौन कौन सी? BWHW, BSHW, CWG और AW। और ये जो सारे वर्ड दिए गए हैं ये जर्मन भाषा में दिए गए थे, कोपेन ने जर्मन भाषा में दिए थे। फिर विश्व के समस्त लोगों ने अलग अलग इसकी परिभाषाएं बताई थी, और जो जर्मन भाषा में दिए गए हैं उसके अनुसार राजस्थान में भी ये 4 शब्द अपने को, ये 4 प्रकार अपने को देखने को मिलते हैं, और उसके अनुसार ही हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो आपको याद रखना होगा ये BWHW, BSHW, CWG और AW, इसके कौन कौन से क्षेत्र आते हैं ये भी मैंने आपको सभी बताया है। अब इसमें आगे अपने देखते हैं 1 नंबर। BWHW, ठीक है। 1 नंबर जो BWHW है, अब इस BWHW में क्या क्या आता है इनके बारे में एक एक करके हम देखने वाले हैं अभी। चलिए चलते हैं। सबसे पहले इसमें अपने देखते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी है। तो BWHW जो प्रदेश है वहां पे जलवायु मिलेगी आपको शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। फिर यहां की वनस्पति कैसी है? तो इनकी जो वनस्पति है वो है मित्रों मरुद्भिद प्रकार की। मरुद्भिद कह दो, जीरोफाइट कह दो, शुष्क कंटीली कह दो, ठीक है। ये वाली वनस्पति यहां मिलेगी देखने को, ठीक है। तो मरुद्भिद, जीरोफाइट या शुष्क जो कंटीली वनस्पतियां हैं ये वाली आपको मिलेगी। फिर अपने इसमें देखते हैं कि इसका प्रतिनिधि जिला, यानी कि एक ऐसा जिला जो इसकी विशेषताएं रखता है, इनका एक प्रतिनिधि जिला कौन सा है? तो BWHW अंदर के अंतर्गत अपना जो प्रतिनिधि जिला है मित्रों वो रहेगा बीकानेर। कौन सा रहेगा? ये भी आपको याद रखना, बीकानेर। फिर देखते हैं इसके बाद यहाँ पे देखते हैं इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पे है। तो मित्रों जो इसका विस्तार है वो आपके रहेगा शुष्क मरुस्थल में, प्लस घग्गर बेसिन। अब इसमें जिले कौन कौन से आएंगे इनके बारे में भी एक एक करके देखते हैं। आपको एक तो याद रखना है कि शुष्क मरुस्थल और घग्गर बेसिन, और इसमें जिले कौन कौन से हैं इन जिलों की भी अपने को याद रखने पड़ेंगे। जिले कौन कौन से हैं तो ये भी मेरे साथ आप देखिएगा। तो इसके अंदर जो जिले हैं वो आपके आ जाएंगे, एक तो जैसलमेर आ जाएगा, एक आपका बीकानेर आ जाएगा, एक आपका चूरू आ जाएगा, एक आपका गंगानगर आ जाएगा, एक आपका हनुमानगढ़ आ जाएगा। तो ये जो जिले हैं इनमें BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब इसकी और क्या विशेषता है? तो मित्रों और इसकी विशेषता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसकी विशेषता क्या है? तो न्यूनतम वर्षा वाला प्रदेश। अब यहां से क्वेश्चन पूछ ले कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार न्यूनतम वर्षा वाला प्रदेश कौन सा है? तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार न्यूनतम वर्षा वाला प्रदेश BWHW प्रकार वाला है, ठीक है। पहली ये वाली विशेषता होगी न्यूनतम वर्षा वाला प्रदेश। दूसरी क्या है कि दूसरी यहां पे न्यूनतम वर्षा है तो न्यूनतम वनस्पति, ठीक है, और यहां पे कंटीली झाड़ियां हैं, कंटीली झाड़ियां।
ये सारी की सारी विशेषता आपको मिलेगी BWHW प्रकार में। ये आपको याद रखना है। पहला जो अपना प्रकार है BWHW प्रकार, इसमें ये सभी मिलेगी। यहाँ पे जो जलवायु है वो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ की वनस्पति मरुद्भिद जीरोफाइट या शुष्क कंटीली होती है। यहाँ का प्रतिनिधि जिला बीकानेर है और इसका विस्तार अपने शुष्क मरुस्थल और घग्गर बेसिन में पाया जाता है। और ये जिलों की बात करें तो जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में ये पाया जाता है। और ये इसकी और विशेषता क्या है, तो और इसकी विशेषता भाई साहब है कि अपने न्यूनतम वर्षा वाला प्रदेश है ये, और इससे यहाँ पे अपने न्यूनतम वनस्पति पाई जाती है। और वनस्पति भी कैसी, जो कंटीली झाड़ियां हैं और जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति है वो यहाँ पे पाई जाती है। चलिए अब अपने चलते हैं नेक्स्ट की ओर। और अगला जो अपना है वो वाला है आपका BSHW। और ये जो BSHW है ये अपना दूसरा प्रकार है कोपेन के अनुसार। और BSHW की मैं बात करूं तो BSHW में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, तो मित्रों BSHW में सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी है। तो BSHW में जो जलवायु है वो आपको मिलेगी अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु मिलेगी। फिर अपने देखते हैं कि यहाँ की वनस्पति कैसी है। यहाँ की जो वनस्पति है वो मिलेगी आपको स्टेपी प्रकार की, स्टेपी प्रकार की मिलेगी। फिर देखते हैं इनका जो विस्तार है वो कहाँ पे है, इनका जो विस्तार है, तो इनका जो विस्तार है वो है आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल में। अर्ध शुष्क मरुस्थल, लेकिन अर्ध शुष्क मरुस्थल में से क्या निकालना है, घग्गर बेसिन। अर्ध शुष्क मरुस्थल माइनस घग्गर बेसिन, यानी कि घग्गर बेसिन को छोड़ के समस्त जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है यहां पे इसका विस्तार पाया जाता है। लेकिन जिले कौन कौन से हैं, तो इनके जिलों की मैं बात करूं तो ये जिले हैं आपके बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। ठीक है, बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। अजमेर का आंशिक भाग इसमें आएगा, वैसे बहुत कम भाग है जो अजमेर का इसमें आएगा। ठीक है, और जयपुर का भी थोड़ा सा भाग इसके अंदर आपके आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाले जो जिले हैं इसके अंदर आपके रहेंगे। तो अपने को ये वाला याद रखना है, इसकी जलवायु कैसी, अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु है। ठीक है, और इसमें एक विशेषता क्या है, तो ये भी आपको याद रख लेना है कि कोपेन के वर्गीकरण, कोपेन के वर्गीकरण का सबसे बड़ा प्रदेश, यानी कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जो सबसे बड़ा प्रदेश है वो कौन सा है, तो वो BSHW प्रकार का है। ठीक है, कोपेन के वर्गीकरण का जो सबसे बड़ा प्रदेश है वो BSHW प्रकार का है। और इसका जो प्रतिनिधि जिला है, मैंने लिखा नहीं, ये भी लिख देता हूं कि इसका जो प्रतिनिधि जिला है, तो इसका अगर मैं प्रतिनिधि जिले की बात करूं तो इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है मित्रों नागौर। इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है, तो इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है नागौर, याद रखना आप लोग। ठीक है, और जो तीसरा अपना है CWG, जो तीसरा अपना वर्गीकरण है उसका नाम है CWG। और CWG की मैं बात करूं तो CWG में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है, तो सबसे पहले देखते हैं कि CWG में सबसे पहले अपने जलवायु कैसी पाई जाती है। CWG में जलवायु कैसी पाई जाती है, फिर CWG में वनस्पति कैसी पाई जाती है, तीन चार चीजें एक साथ लिख लेते हैं। फिर CWG का विस्तार कहाँ तक है, फिर CWG का प्रतिनिधि जिला कौन कौन से हैं, या प्रतिनिधि जिला कौन सा है CWG का, और CWG की अन्य क्या विशेषताएं हैं। अब अपने एक एक करके इनके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो CWG है उसमें कैसी जलवायु पाई जाती है, तो इसके अंदर जो उपोष्ण उप आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उपोष्ण उप आर्द्र प्रकार की। यहाँ की वनस्पति कैसी है, सबसे पहले अगर यहाँ की वनस्पति देखें तो यहाँ की जो वनस्पति है वो है आपके मानसूनी
पतझड़ी वनस्पति, मानसूनी पतझड़ी वनस्पति। अब इसका विस्तार कहाँ पे है? तो मित्रों इसका जो विस्तार है वो मैं आपको बता दूं कि A, B, C, D। अब इनमें कौन कौन से जिले आ जाएंगे? तो इसके अंदर जिले आ जाएंगे आपके अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। फिर से वापस A, B स्क्वायर यानी कि B डबल, C और D। तो इसके अंदर आपके आ जाएगा अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़, माफ कीजिएगा, चित्तौड़ और दौसा, चित्तौड़ और दौसा वाला पोर्शन इसके अंदर आ जाएगा। फिर इसके अंदर कौन सा आएगा? तो भाई फिर इसके अंदर आ जाएगा RSTU, यानी कि चारों वर्ड कंटिन्यू आ रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर। RSTU यानी कि इसके अंदर आपके आ जाएगा राजसमंद, सिरोही, टोंक, उदयपुर। और फिर एक कौन आ जाएगा आपका? जयपुर। ठीक है, तो अपने याद कैसे करना है ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है, एक सीरीज लेनी है ABCD वाली। तो ABCD वाले 2 बार है। ठीक है, पहली बार ABCD। हम जब प्रजामंडल आंदोलन याद करते हैं तब अपने प्रजामंडल आंदोलन में भी हम लोग जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तब राजस्थान का एकीकरण के एक चरण के अंदर भी हम लोग पढ़ते हैं कि जो राजस्थान की 4 रियासतें ही, ठीक है, सबसे पहले अपने कौन कौन सी इकट्ठी हुई थी। तो मत्स्य संघ के अंदर सबसे पहले 4 रियासतें यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो इनको भी हम ABCD से याद करते हैं। तो वही अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर ABCD से आपके ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, अपने ABCD यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। फिर वापस अपने वही B पे स्क्वायर यानी कि इस बार B पे 2 है, A, B स्क्वायर, C और D यानी कि अपने अजमेर, और B से हो गया भीलवाड़ा, और B से बूंदी हो गया, C से चित्तौड़ हो गया, और D से दौसा हो गया। फिर वापस अपने RSTU मतलब राजसमंद, सिरोही, टोंक और उदयपुर वाला। और फिर अपने एक जिला है जयपुर, यानी कि ये सारे के सारे अपने CWG के अंतर्गत आते हैं। फिर अंत में एक और अपना बचता है और वो है अपना AW, वो है अपना AW प्रकार की जलवायु। और AW प्रकार की जलवायु की मैं बात करूं तो AW प्रकार की जलवायु कहां कहां पे पाई जाती है, इसके क्या क्या विशेषता है, तो एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले तो जलवायु, या इसकी मैं एक और बात करूं कि इसकी विशेषता क्या है, इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है। ठीक है, ये मैंने लिखा है नहीं आपको, प्रतिनिधि जिला। तो मित्रों इसका CWG का अगर मैंने सबसे पहले प्रतिनिधि जिला बताया था आपको BWHW का, फिर BSHW का बताया था मैंने नागौर, और सबसे अभी मैं बता रहा हूं कि इसका जो प्रतिनिधि जिला है इसका CWG का, तो CWG का जो प्रतिनिधि जिला है वो है टोंक। कौन सा जिला है? वो है टोंक। और इसकी मैं विशेषता बात करूं कि ये राजस्थान का क्या है, सर्वाधिक कृषि उत्पादक क्षेत्र, यानी कि CWG सर्वाधिक कृषि उत्पादक क्षेत्र है और सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। ये सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। अब यहां से आपको एक जिले विशेष को लेकर के क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जिला कोपेन के CWG वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें से आपको 3 जिले इनमें से देंगे और 1 जिला बाहर से दे देंगे। तो आपको वैसे याद रखने पड़ेंगे सारे के सारे जिले, और इसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पुराने आप जो एग्जाम पेपर हुए एग्जाम में हैं उनके देख लीजिएगा पेपर, आपको पता चल जाएगा कि भाई कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। थोड़े पुराने एग्जाम पेपर भी साथ साथ देखते जाइएगा, अपने को थोड़ा बहुत आइडिया होता जाएगा भाई कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर वापस मेरे वीडियो भी देखना साथ में, तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं कहाँ तक पढ़ा रहा हूँ, आपको किस लेवल तक पढ़ा रहा हूँ, ये भी आप ध्यान से देखिएगा। चलिए
फिर अपना AW, अब AW में जलवायु कैसी है, ठीक है। फिर AW में अपनी वनस्पति, फिर AW का विस्तार कहाँ कहाँ पे है। फिर AW की बात करें तो AW का प्रतिनिधि जिला कौन सा है, और फिर AW की क्या विशेषताएं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी जलवायु। अगर मैं इसकी AW की जलवायु की बात करूं तो यहां पे मित्रों उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश पाया जाता है। तो यहां पे अपनी जो जलवायु होगी उष्णकटिबंधीय आर्द्र तथा अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अति आर्द्र, ठीक है, उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु, आर्द्र भी है और अति आर्द्र थोड़ी ज्यादा रहती है। यहाँ पे अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ की वनस्पति कैसी है, तो यहाँ की जो वनस्पति है वो सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, तो आपने देखा होगा मैप के अंदर, एक तो मैंने इसका विस्तार झालावाड़ में बताया था, और एक जो इसका है विस्तार मैंने हाड़ौती साइड बताया, यानी कि कह सकते हैं कि हाड़ौती प्लस वागड़ प्लस माउंट आबू, इन वाले क्षेत्रों के अंतर्गत इनका विस्तार पाया जाता है। हाड़ौती में कौन कौन से जिले, तो हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, यानी कि KB² कोटा, बूंदी, बारां और अपने झालावाड़ KBJ, ठीक है। और वागड़ के अंदर कौन कौन से, तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यानी कि बाप, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, ठीक है, बाप डूंगरपुर है, ठीक है, ये भी याद रख लेना। माउंट आबू अपने कौन सा, सिरोही वाला पोर्शन है। अब इसका प्रतिनिधि जिला कौन है मित्रों, तो इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है आपका डूंगरपुर। कौन सा है, डूंगरपुर इसका प्रतिनिधि जिला है। तो ये तो था कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि कोपेन एक जर्मनी का भूगोलवेता है। उसने समस्त विश्व की जलवायु को 5 भागों में बांटा और 30 गौण प्रदेशों में बांटा। कोपेन के अनुसार राजस्थान में 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, BWHW, BSHW, CWG और AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और फिर अपने देखा था कि कोपेन ने सबसे पहले जो जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वो सन 1900 में प्रस्तुत किया, फिर 1918 से 36 के बीच में प्रस्तुत किया था, फिर तीसरा 1953 में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन 1940 में जब कोपेन की मृत्यु होती है तो उनकी मृत्यु के बाद उनके जो शिष्य थे उनका नाम था गीगर और पोल। तो गीगर और पोल ने 1953 में प्रस्तुत किया था अंतिम संशोधित वर्गीकरण, और उसे ही हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। फिर अपने हम लोगों ने चारों जो प्रकार थे उनके बारे में देखा, कौन सा कहाँ पे पाया जाता है। एक एक करके हम सभी जो जिले हैं उनके बारे में देखा। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बहुत ही आसान है, लेकिन एग्जाम में जब आता है थोड़ा अपने को टफ लगता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है। अब अपने देखते हैं कोपेन ने जो कितने सांकेतिक अक्षरों का प्रयोग किया। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में 7 सांकेतिक अक्षरों का प्रयोग किया गया है। अब ये 7 सांकेतिक अक्षर कौन कौन से हैं, तो 7 सांकेतिक जो अक्षर हैं वो आपका देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा BWHW, BSHW, CWG और AW। मैं अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट के अनुसार ले रहा हूँ। सबसे पहले A, फिर प्रयोग किया B का, फिर प्रयोग किया C का, यानी कि इन तीनों अक्षरों का प्रयोग किया, यानी कि A का कर दिया, यहाँ पे ये जो B 2 बार है तो एक ही बार काउंट कर रहा हूँ, B का कर दिया और C का कर दिया, ठीक है, यानी कि अपने 3 बार प्रयोग कर लिया, A B C 3 हो गए। फिर वापस अगला वर्ड कौन सा है, चलो इसने W का प्रयोग किया, तो एक इसने प्रयोग किया था W का, ठीक है। एक किसका किया, चलो एक इसने प्रयोग कर लिया H का प्रयोग कर लिया, एक किसका किया, एक इसने S का प्रयोग कर लिया, ठीक है। फिर H वापस आ रहा है, W वापस आ रहा है, W,
डब्ल्यू वापस आ रहा है, एक इसने किसका प्रयोग किया, जी का प्रयोग कर लिया, एक किसका कर लिया, एक जी का। तो इस प्रकार ये 7 सांकेतिक अक्षर हो गए, ए बी सी डब्ल्यू एच एस और जी। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोपेन के अनुसार राजस्थान में कितने सांकेतिक अक्षरों का प्रयोग किया गया। तो मित्रों कोपेन के अनुसार राजस्थान में 7 सांकेतिक अक्षरों का प्रयोग किया गया है। तो ठीक है, अब ये जो 7 सांकेतिक अक्षर ये रहे। ए अति आर्द्र, बी शुष्क वाला, अर्ध शुष्क वाला, सी शीतोष्ण वाला, डब्ल्यू मतलब सर्दियों में वर्षा नहीं होता है, एच मतलब गर्म क्षेत्र होता है, एस मतलब स्टेपी वनस्पति वाला क्षेत्र, जी मतलब गंगा यमुना का जो मैदानी भाग है वो वाला है। इसका अलग अलग सांकेतिक अर्थ होते हैं, ये इतना अपने काम का नहीं है मित्रों। तो ये था अपना कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। अब उसके बाद में देखते हैं अपना अगले बाबा जी को। अगला बाबा जी कौन, त्रिवार्ता जी। ठीक है, छोटे मोटे भौमिया जी है अपने, इतने ज्यादा फेमस नहीं है, छोटे से हैं। अब इनके बारे में क्या देखना है कि ये भौमिया जी कहाँ से कहाँ तक हैं। तो सबसे पहले इनके नाम था इनका ग्लेन थॉमस त्रिवार्ता। इनका पूरा नाम क्या था, त्रिवार्ता का पूरा नाम था आपके ग्लेन थॉमस त्रिवार्ता। ग्लेन थॉमस त्रिवार्ता। इनका जो जन्म है वो 1896 में हुआ था और भाई साहब की जो मृत्यु है वो 1984 में हुई थी। ठीक है, यानी कि अपने 1896 में ये जन्मे थे और 1984 में ये साहब चले गए थे ऊपर। फिर अपने बात करें, इन्होंने खास कोई झंडे नहीं गाड़े। ये आदमी कैसा था, अपने जब छोटे टाबर थे, 7वीं 8वीं में 10वीं तक पढ़ते थे, तो अपने मन में क्या रहता था, पास होना है। लेकिन पास कैसे होना है, तो हम लोग कई बार क्या करते, नकल मार लेते थे। ठीक है, नकल किसकी मारते, पड़ोसी की। तो त्रिवार्ता ने भी क्या किया, ये बाप जी थे, इन्होंने, इनसे पहले बाप जी कौन थे, कोपेन जी। तो इन्होंने क्या किया, कोपेन की नकल मार ली। तो इन्होंने क्या किया, कोपेन में वर्गीकरण को संशोधित करके प्रस्तुत किया। यानी कि नकल ही मारी थी, लेकिन भूगोल या फिर अपनी थोड़ी भाषा में कह सकते हैं, कोपेन के इज्जत वाली बात में बात करेंगे हम। कोपेन के वर्गीकरण को संशोधित करके प्रस्तुत किया। और ये प्रस्तुत कब किया, तो इन्होंने प्रस्तुत किया था 1966 में। कब प्रस्तुत किया था मित्रों, 1966 में। और समस्त विश्व की जलवायु को कितने भागों में बांटा, 8 भाग। कितने भागों में बांटा, 8 भाग विश्व के। तो राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा, 4 भाग। तो राजस्थान की जलवायु को कितने भाग, 4 भाग। यानी कि इनके वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है, 4 प्रकार की। और समस्त विश्व की जलवायु इन्होंने 8 भागों में बांटी थी। ये थे कोपेन जी। और कोपेन जी ने 4 जो भाग बताए वो कौन कौन से, तो कोपेन के जो 4 भाग है, चारों भागों में पहला जो भाग है वो वाला, अपने कुछ नहीं किया इस बंदे ने, त्रिवार्ता ने, माफ कीजिए, त्रिवार्ता। पहला अपना जैसे था कोपेन, कोपेन का क्या था, BWHW। तो इस बंदे ने क्या किया, इस W को उड़ा दिया और यहाँ पे क्या रख दिया, BWH, ये रख दिया। फिर दूसरा इसने क्या किया, दूसरा था अपना कोपेन का BSHW। तो इसने क्या किया, इस W को उड़ा दिया ये, और यहाँ पे इसने बता दिया BS, इसने क्या किया, यहाँ पे BSH कर दिया, बस हो गया। तीसरा क्या था अपना CWG। तो इसने तीसरे वाला क्या नाम रखा, तो तीसरा इसने नाम रख दिया C, यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, CAW। ठीक है, तीसरा कोपेन का था CWG और इसने क्या रखा, CAW। और चौथा कोपेन का क्या था, AW। तो आलसी आदमी था, इसने कहा छोड़ो रे, कौन मेहनत करता है, तो इसने कहा चलो छोड़ो, अपने सेम टू सेम डिटो छाप देते हैं। तो चौथा इसने AW रख दिया। बस सिंपल सी बात है, ये हो गया त्रिवार्ता। त्रिवार्ता में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोपेन वाली नकल मारी है बेटे ने। कोपेन का BWHW था तो इसने BWH कर दिया। कोपेन का BSHW था तो इसने BSH कर दिया। कोपेन का CWG था तो इसने CAW कर दिया। फिर अंत में बहुत आलस आ गया, इसको आलस आया तो ये अपने अंत में कोपेन वाला सेम रख दिया AW। ठीक है, कहाँ पे है ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कोपेन वाला है लगभग कोपेन वाला सेम ही है। अब इसके प्रतिनिधि जिले कौन कौन से हैं, तो इनके जो 4 प्रदेश हैं इनमें प्रतिनिधि जिलों की बात करूं तो सबसे पहले जो BWH है इसका प्रतिनिधि जिला कौन है, जैसलमेर। ठीक है, जो BSH है इसका प्रतिनिधि जिला कौन है, बीकानेर। प्रतिनिधि जिला कौन है, बीकानेर। और जो आपका CAW है
इसका प्रतिनिधि जिला कौन है? तो इसका प्रतिनिधि जिला है आपका टोंक। प्रतिनिधि जिला कौन है इसका? टोंक। और जो AW है इसका प्रतिनिधि जिला कौन है? इसका प्रतिनिधि जिला रखा है इसने डूंगरपुर को। किसको रखा है? डूंगरपुर को। बस कौन मेहनत करे, तो बाकी मामला इसका सेम ही है। और इसकी वर्षा की जो मात्राएं हैं इसने वर्षा के आधार पर बांटा था। इसकी वर्षा की मात्राएं क्या है? त्रिवार्ता की अलग अलग वर्षा की मात्राएं अपने को देखने को मिलेगी त्रिवार्ता। और त्रिवार्ता ने वर्षा की मात्रा अलग अलग प्रकार से रखी थी। और त्रिवार्ता ने जो वर्षा की मात्रा रखी थी वो रखी थी अपने सबसे पहले जो BWH है उसके अंदर रखी थी 0 से 20 सेंटीमीटर। BSHW है 20 से 40 सेंटीमीटर रखी थी। और CWG के अंतर्गत CAW है तो CAW के अंतर 50 से 80 सेंटीमीटर। और जो AW है इसमें 80 से 90 सेंटीमीटर। इतना अपने कोई डीप जाने वाला नहीं है, तो बस इतना ही याद रखना है। तो ये हो गया आपका त्रिवार्ता। उसके बाद नेक्स्ट अपने देखते हैं, नेक्स्ट है अपने थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। और थॉर्नवेट की बात करूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ठीक है। थॉर्नवेट से खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, कोपेन से प्रश्न पूछे जाते हैं और थॉर्नथ्वेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। अब कुछ किताबों में आपका इसका नाम थॉर्नथ्वेट मिलेगा और कुछ जगह इसका नाम जैसे थॉर्नवेट भी मिल जाएगा, ठीक है। एक ही बंदा है ये, शॉर्ट में कई बार थे खा जाते हैं। तो थॉर्नथ्वेट या थॉर्नवेट एक ही नाम है इसका, ये वाला, ठीक है। इसका पूरा जो नाम है वो है चार्ल्स वॉरेन थॉर्नथ्वेट। पूरा नाम क्या है? चार्ल्स वॉरेन थॉर्नवेट। इसका पूरा नाम है चार्ल्स वॉरेन थॉर्नवेट। इनका जो जन्म है, अगर मैं बात करूं इनके जन्म की, तो इनका जन्म होता है 1889 में। और इनकी जो मृत्यु है, मृत्यु की मैं बात करूं तो वो होती है 1963। इनकी जो मृत्यु है वो 1963 के अंदर हो जाते हैं। ये कहाँ के हैं? तो ये हैं अपने अमेरिकन भूगोलवेता। अब इन्होंने समस्त विश्व की जलवायु को कितने भागों में बांटा? तो इन्होंने जो विश्व की जलवायु है उसे कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। कितने भागों में? 5 भागों में। और इनके अनुसार राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु है? तो इनके अनुसार राजस्थान में 4 प्रकार की जलवायु मिलती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की जलवायु मिलती है। और इन्होंने वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया? वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया? तो मित्रों इनका जो पहला जो वर्गीकरण था, इनका पहला जो आपको वर्गीकरण, अगर मैं बात करूं थॉर्नवेट की, तो थॉर्नवेट का जो पहला वर्गीकरण है वो आपके प्रस्तुत वो आपके सबसे पहले जो प्रस्तुत किया गया था 1948 में प्रस्तुत किया गया था। अब अगर थॉर्नवेट ने 5 भाग में समस्त विश्व की जलवायु को बांटा और फिर थॉर्नवेट ने राजस्थान के अनुसार 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा कि थॉर्नवेट ने सबसे पहले इन्होंने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वो 1931 में प्रस्तुत किया था। और अंतिम और जो संशोधित प्रस्तुत किया था वो 1948 में प्रस्तुत की थी। यहाँ पे लिखा हुआ भी है वैसे, ने सर्वप्रथम 1931 और पुणे 1948 में। और ये जो 1948 में है ये वाला आपका संशोधित है, इसके अंदर अमेंडमेंट करके इन्होंने प्रस्तुत किया था। और इनके जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इनके जलवायु वर्गीकरण का आधार जो रखा है वो रखा है तापमान, वर्षा और वाष्पीकरण। तापमान, वर्षा और वाष्पीकरण। और राजस्थान की जलवायु को उन्होंने कितनों भागों में बांटा? इनके अनुसार कितने प्रकार की पाई जाती है? 4। और ये 4 कौन कौन से? इनमें थोड़ा सा संकेतों का अन्य प्रयोग किया है और वो कौन कौन से हैं मैं बता देता हूं आपको। तो इनके अनुसार राजस्थान में जो जलवायु पाई जाती है वो ये जो इस साइड वाला जो प्रदेश है, जैसलमेर वाला साइड, यहां पे आपके पाई जाती है EAD। यहां पे पाई जाती है ए के ऊपर डैश है, ध्यान रखना, ठीक है। और जो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू वाला है, इनमें पाई जाती है बी के ऊपर डैश और DBW। और ये जो बीच वाला प्रदेश है आपको हल्का पिंक रंग का नजर आ रहा है, यहां पे पाई जाती है DAW। और ये जो ग्रीन वाला जो नजर आ रहा है यहां पे पाई जाती है CAW प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार ये यहां पे वनस्पतियां, यहां पे जलवायु पाई जाती है। अब एक एक करके इनके बारे में देखते हैं हम लोग। अब EAD है। अब इस EAD की मैं बात करूं, EAD का प्रतिनिधि जिला कौन है? तो इसका जो प्रतिनिधि जिला है
वो है आपका जैसलमेर। ईएडी का प्रतिनिधि जिला कौन है? जैसलमेर। डीबीडब्ल्यू है, इस डीबीडब्ल्यू का प्रतिनिधि जिला कौन है? तो इस डीबीडब्ल्यू का प्रतिनिधि जिला है बीकानेर। इसका मित्रों कौन सा जिला है प्रतिनिधि? बीकानेर। डीएडब्ल्यू है, इसका प्रतिनिधि जिला कौन है? तो इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है अजमेर। कौन है मित्रों? वो है इसका डीएडब्ल्यू का अजमेर। और सीएडब्ल्यू है, अभी सीएडब्ल्यू का जो प्रतिनिधि जिला है वो वाला कौन है? तो सीएडब्ल्यू का जो प्रतिनिधि जिला है वो वाला है आपका डूंगरपुर। वो वाला कौन सा है? सीएडब्ल्यू का जो प्रतिनिधि जिला है वो वाला है आपका डूंगरपुर। और इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आएंगे इनके बारे में भी मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं कि जो ईएडी है, इस स्लाइड को ही मैं इसी पे सेट कर देता हूं, आपको दिख रहा होगा इसमें, मैं इसलिए इसी स्लाइड पे रख रहा हूं ताकि आप खुद बता सकते हो मेरे को कि कौन कौन से जिले आएंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं 1 नंबर की, ठीक है। 1 नंबर कौन सा है? तो सबसे पहले 1 नंबर आ जाएगा अपना ई, ए के ऊपर डैश और डी, ईएडी, ठीक है। अब ये जो ईएडी है इसमें कौन कौन से जिले हैं आप मैप में देखो ध्यान से। ईएडी के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो मित्रों ईएडी के अंतर्गत केवल अपना जैसलमेर ही आएगा। कौन सा आएगा? केवल जो जैसलमेर जिला है वही आएगा। और फिर दूसरा जो है अपना, दूसरा यहाँ पे नजर आ रहा है आपको डीबीडब्ल्यू। इस डी, बी के ऊपर डैश और डब्ल्यू, इसके ऊपर कौन कौन सा है? तो इसमें जो जिला है आपका वो एक तो अपना हो जाएगा गंगानगर, एक तो कौन सा हो जाएगा? गंगानगर। एक कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़। और एक इसमें कौन सा हो जाएगा? बीकानेर, ठीक है। तो एक इसमें कौन सा हो जाएगा? चूरू वाला जिला हो जाएगा। और जो तीसरा है डीएडब्ल्यू, इसके अंतर्गत कौन कौन सा जिला है? तो डीएडब्ल्यू के अंतर्गत खूब सारे जिले आते हैं, ठीक है। अब इसमें खूब सारे कौन कौन से हैं? तो डीएडब्ल्यू के अंदर जो सबसे बड़ा वाला जो भाग ये दिखाई दे रहा है ये वाला। अब इसमें मैं पहले चौथा ले रहा हूं फिर तीसरा ले रहा हूं, ठीक है। चौथा वाला जो है आपका CAW, इसके अंतर्गत कौन कौन सा है? तो इसमें इतना ही याद रखना है, हाड़ौती प्लस वागड़, हाड़ौती प्लस वागड़। अब हाड़ौती में कौन से? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। और वागड़ में कौन कौन से? तो वागड़ में इसमें आपके आ जाएगा कौन कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। और प्लस इसमें एक आ जाएगा आपका उदयपुर वाला पार्ट, ठीक है। प्लस इसमें आ जाएगा उदयपुर। और फिर इसमें कौन सा आ जाएगा? जो शेष जिले हैं, इन तीनों को छोड़ के जो शेष बचे हैं वो जिले। और सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? ये वाला सबसे बड़ा प्रदेश। क्वेश्चन पूछा जाए थार्नवेट के अनुसार सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश। तो थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? डीएडब्ल्यू, ठीक है। कौन सा है सबसे बड़ा? डीएडब्ल्यू। सबसे छोटा कौन सा है? तो ये वाला है सबसे छोटा, CAW वाला। सबसे छोटा जो भौतिक प्रदेश है वो CAW वाला है। सबसे उत्तर दिशा वाला कौन सा है? तो सबसे उत्तर दिशा वाला जो भौतिक प्रदेश है वो है आपका कौन सा? DBW। तो इस प्रकार ये है आपका थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने नोट कर लो कहीं पे, जल्दी करो। चलिए, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा था कोपेन, त्रिवार्ता और थार्नवेट। आज इस एक सेशन के अंदर तीनों व्यक्तिगत वर्गीकरण ही पढ़ा है, वैज्ञानिक वर्गीकरण भी कहते हैं इसे। तो आप सभी को उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं